मेरे दो छोटे भाई थे लेकिन वालिदैन उनसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे। वो मुझे हर सूरत ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना चाहते थे। बाबा जान तालीम के मामले में रोशन ख्याल वाक़े हुए थे। कहते थे कि महरीन को बहुत पढ़ेगा ताकि मेरी बेटी हवादिस ज़माना का मुकाबला कर सके, लेकिन मैं शुरू दिन से पढ़ाई से जी चराती थी। तालीम को एक मशगला समझती और स्कूल महज सहेलियों के साथ वक्त गुजारने जाती थी। मेरी तालीमी हालत काबिल रहम थी, लेकिन इस्तानिया मेरे वालिद का लिहाज करते हुए मुझे कुछ नहीं कहती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने मैट्रिक किया। बाबा जान कॉलेज में दाखिला दिलवाना चाहते थे लेकिन मैंने इनकार कर दिया। खुश थी कि अब पढ़ाई से जान छूटी। सुबह सवेरे बेदार होने से जो उलझन होती थी ना रही। अब अपनी मर्जी से उठती, अपनी मर्जी से सोती। भाई स्कूल चले जाते तो घर अकेले बैठे रहने से बोरियत होती। जी चाहता किसी से बातें करूं, कोई हमारे घर आए, मैं किसी के घर यूं जाऊं, लेकिन वालिदा किसी के घर जाने नहीं देती थी। मैं खिड़कियों से ताका जैन करके दिल बहला लिया करती थी। हम एक आम से महल्ले में रहते थे। सामने चौधरी दीन मोहम्मद का मकान था। मकान किया था एक बहुत बड़ा आरास्ता और पैरास्ता बंगला था। ये जमींदार थे। देहात में भी शानदार हवेली थी। वो कभी देहात में रहते और कभी शहर में। इनके बच्चों को शहर में रहना पसंद था, सो इन लोगों का आना जाना लगा रहता था। हमारे मकान की छत पर एक कमरा था जिसकी खटर की इनके घर की बालाई मंजिल पर बने हुए इस कमरे के ऐन सामने खुलती थी, जिसमें चौधरी साहिब का जवां साल बेटा महर हयात रहता था। वो अपने कमरे की खिड़की के ऐन सामने मेज कुर्सी रखे पढ़ता रहता था। जब मैं चौबारे से झांकती, उसकी नजरें मेरी जानिब उठ जाती। मैं इसको देखकर बरअसामुन्ह बना लेती। हालांकि वो खूबसूरत था, मगर मैं खुद को जाने क्या समझती थी। मुझे अपनी सूरत पर नाज था कि मैं भी तो ख्वाब बसूरत थी। उनकी मुलाजमा का नाम शादो था। एक रोज़ वो हमारे घर आई तो मैंने इससे कहा कि अपने छोटे साहिब से कहो कि वो अपनी मेज़ कुर्सी खिड़की के सामने से हटा ले। जब भी मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ सामने बैठा, मुझे बारा लगता है। अगले रोज़ शादो आई, कहने लगी, बीबी साहिब ने कहा है कि मैं अपने घर में जहाँ बैठूं और जहाँ कुर्सी डालूं। अगर उस लड़की को इतनी तकलीफ है तो मत देखा करे खिड़की से। लड़कियों का ताक झांक करना कोई अच्छी बात नहीं। इस जवाब से गोया मेरे तन बदन में आग लग गई। कलम का गज उठाया और इससे मगरूर बदलिहाज पड़ोसी और जाने किया कुछ लिखकर पर्चा शादो के हाथ में पकड़ाकर कहा कि इसे दे दो। मुझे उम्मीद है कि अगर शर्म वाला हुआ तो अपनी खटर की बंद रखेगा। वो वाकई शर्म वाला निकला। उसने अपनी खटर की बंद कर ली जो उसकी टेबल के सामने थी। एक दो दिन तो मुझको अपनी फतह का एहसास हुआ, लेकिन इसके बाद जिंदगी कुछ बेरंग महसूस होने लगी। अब खिड़की से झांकने में मजा नहीं आता था। मैं आदास रहने लगी। ताक झांक में भी दिल ना लगा। अब यकीन हो गया कि मैं दरअसल इसी की खातिर चौबारे पर आती थी। इस बार शादो आई तो मैंने एक माजरतनामा लिखा कि अब तो वाकई बहुत अच्छे और लिहाज वाले पड़ोसी हैं। गलती मेरी ही है। आपका घर है, आपका जहां जी चाहे पे। बेशक खिड़की खोल कर पड़िए। आपकी खिड़की मुसलसल बंद देखकर मेरा भी दम घुटने लगा है। जब किसी लड़के को पता चल जाए कि कोई लड़की इसकी खातिर चौबारे पर या कि झांकती है तो वो कब आराम से रह सकता है। सो अगले ही रोज महर हयात ने खिड़की खोल दी। इसकी खिड़की खुली देखकर मेरी रूह का हब्स खत्म हो गया। इसके बाद उनके घर की मुलाजमा हमारे घर कभी कुछ लेकर आने लगी। मेरी सीधी सादी माँ को किया खबर कि अचानक चौधरी साहिब के घर वाले क्यों हम पर मेहरबान हो गए हैं। वो यही समझती थी कि साहिब हैसियत घराना है, लिहाजा हक हमसायगी अदा करने के लिए कभी पुलाव की ट्रे और कभी हलवे की डिश आ जाती है। जवाब में उम्मी भी कुछ ना कुछ भिजवा देती, लेकिन शाद वो जानती थी कि ये ना चौधरी साहिब के घर से कौन करता है। वो जब पकवान की सीनी उम्मी को देती, मेरी माँ बर्तन खाली करने बावर्ची खाने चली जाती, तभी वो मुझको मुट्ठी में पर्चा पकड़ा देती। उम्मी को मालूम था कि चौधरी साहिब के घर की ख्वातीन महल्ले में कहीं नहीं जाती, लिहाजा वो भी उनके घर नहीं जाती थी। अक्सर महर हयात के घर वाले गांव चले जाते, सिर्फ हयात घर पर रह जाता क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ रहा था। मैंने भी उन्हीं दिनों कॉलेज में दाखिला ले लिया।
एक साल घर बैठने के बाद बोरियत इतनी हो गई कि ख्याल आया कॉलेज में दाखिल ही ले लूंगी तो घर से बाहर निकलने का कोई बहाना हाथ आ जाएगा। मैं किसी सूरत लोगों में जाना चाहती थी, इनसे गुपशप बातचीत करना चाहती थी। ये तभी मुमकिन था जब कॉलेज के लिए घर से निकलती। हयात को इल्म था कि मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है, इसे मेरे कॉलेज का भी पता था। बस जो दास्तान खिड़की से शुरू हुई वो अब रेस्टोरेंट और पार्कों तक जा पहुंची। उन्हीं दिनों हयात के घर वाले गांव चले गए। उनके बड़े से घर में अलिफादेर उमर मुलाजमा शादो और एक नौकर के साथ वो इकला रहा था। ये नौकर शादो का रिश्तेदार था। हयात का वालिद एक अमीर आदमी था। इससे रुपए पैसे की परवाह न थी। उसने कई बार मुझे कीमती तोहफे दिए जिनको मैं उम्मी से छुपा कर रखती थी। मेरे वालिदैन तो इस कदर सैयद है थे कि वो सिर्फ मुझको हर हाल खुश देखना चाहते थे। कभी उन्होंने नहीं पूछा कि कॉलेज क्या करने जाती हो, पढ़ती भी हो या नहीं। उन्हें कोई इल्म न था कि उनकी लाडली किस डगर पर चल रही है। हयात का घर खाली रहता था। वो नौकर को किसी बहाने बाहर भेज देता। शादो खाना पकाती रहती और हम दोनों तन्हाई में घंटों बैठे बातें करते रहते। मैं उनके घर के अखबी दरवाजे से जाती थी, तभी किसी को इल्म नहीं हो सका कि मैं हयात से मिलती हूँ। इंटरमीडिएट के बाद हयात ने पढ़ाई छोड़ दी। मैं भी कॉलेज कहाँ जाती थी। घर से निकलती तो अखबी गली से हयात के घर चली जाती। घर इतना बड़ा था कि अचानक कोई आ जाता तो पता भी ना चलता कि कोई दूसर इम्कान में मौजूद है। आखिर वालिदैन को इनगिन हो गए। आम हालात में वो कब मेरी शादी हयात से करने पर राजी होते, लेकिन शादो ने मेरी माँ को समझाया और बाखबर कर दिया कि अब मजीद गफलत आपकी बदनामी ही नहीं बर्बादी का बाइस होगी। शादो के बाखबर करने और हालात की संगीनी को देखते हुए अपनी इज्जत की खातिर उनको सब्र का घूंट भरना पड़ा। हयात के वालिदैन राजी न हुए। हमने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी की इत्तला चंद माह बाद चौधरी साहब और उनके घर वालों को हुई तो वहां सफ मातम बिछ गई। देहात वालों के अपने मुफादात होते हैं, लेकिन वो भी बेबस हो गए क्योंकि हयात ने दलेराना कदम उठा लिया था। वो लोग इस वक्त तक घर नहीं लूटे जब तक मैंने बेटी को जन्म नहीं दे लिया। जब इल्म हुआ कि मैं एक बेटी की माँ बन गई हूँ तो वो लोग आ गए और उन्होंने मुझे मेरी माँ के घर भेज दिया और हयात पर दबाव डालने लगे कि वो मुझे तलाक दे दे वरना इसको जायदाद से आग करके घर से निकाल दिया जाएगा। हयात की उम्र 22 साल थी। वो अभी कमाने के लायक भी नहीं था। वालिदैन के आगे नहीं ठहर सकता था। वो एक कम तालीम याफ्ता और अखराजात के मामले में मोहताज शख्स था। उसके पास रहने का ठिकाना भी नहीं था। वो बीवी और बेटी की कफालत नहीं कर सकता था। ये जो ऐश था वो इसके वालिदैन का रहीम मिन्नत था। इसके वालिद ने इस पर इतना दबाव डाला कि उसे मुझको तलाक देते ही बनी। मेरे वालिदैन भी मुझसे खफा थे, लेकिन वो मुझको डाके में भी नहीं देख सकते थे। आखिर वालिदैन के घर ने ही मुझे पनाह दी। चौधरी साहब बेटे को गांव ले गए और उसकी शादी अपनी भतीजी से कर दी और दोबारा लूट कर नहीं आए। मैं 3 साल वालिदैन के साथ रही। फिर वालिदैन ने एक अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी आसिम से करा दी। वो एक सरकारी महकमे में मामूली ऑफिसर थे। अम्मी ने मेरी बच्ची को अपने पास रख लिया। मैं दूसरी शादी पर आमादा न थी, मगर माँ बाप के इसरार से मजबूर हो गई। आखिर जिंदगी तो गुजारनी थी, जिसके लिए एक जायज़ सहारा लाजमी था। आसिम अच्छे इंसान निकले। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझसे मोहब्बत करते थे। किसी किस्म की उन्होंने मुझे तकलीफ नहीं दी। मेरे पास ज़रूरत की हर चीज़ थी। जब भी बच्ची की याद सताती, आसिम उम्मी के घर जाकर उसे ले आते। वो उम्मी से हिली हुई थी। 2-4 दिन हमारे पास बमुश्किल रहती और वापस जाने की जिद शुरू कर देती तो आसिम इसे पहुंचाने जाते। यूं नहीं वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि मैं आसिम के 2 बच्चों की माँ बन गई। बच्चों की वजह से आसिम को भी दिल ने कबूल कर लिया। उनके घर को मैंने अपना घर तस्लीम कर लिया और यही घर अब मेरे लिए जन्नत का गहवारा बन गया। बेटी फरीहा की कमी ज़रूर महसूस होती क्योंकि वो कभी उम्मी के पास और कभी मेरे पास होती थी। अब वो बड़ी हो गई थी, स्कूल जाती थी। इसे इल्म था कि आसिम इसका सौतेला बाप है। इस बात से वो कुछ अभी अभी भी रहती थी, ताहम आसिम दिल के अच्छे थे।
वो फरीहा और अपने बच्चों में फ़र्क महसूस नहीं करते थे। काफ़ी अरसा तक मुझे हयात के बारे इल्म ना हो सका और ना ही वालिदैन ने कभी कुछ बताया। हयात ने तालीम मुकम्मल की और ऑफिसर लग गया। इत्तेफाक के इसका तबादला इसी जगह हुआ जहां हम रहते थे। एक दिन किसी ने इससे बताया कि तुम्हारी बच्ची फरीहा बड़ी हो गई है और फलां स्कूल में पढ़ती है। इससे बच्ची की मोहब्बत ने खींचा। अम्मी इसे लेने स्कूल गई हुई थी। अम्मी को इसने सलाम किया और बच्ची की खैरियत पूछने लगा तो उन्होंने इखलाकना जवाब दिया कि ठीक है। वो स्कूल में हयात को धुतकार नहीं सकती थी कि उनकी नवासी का बाप था। हयात की हिम्मत बढ़ी, उसने बेटी को प्यार किया और कहा कि मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कुदरती तौर पर बच्ची बाप की तरफ माइल होने लगी। इसके बाद हयात फरीहा को देखने अक्सर स्कूल जाने लगा। इस पर उम्मी ने कहा कि तुम बच्ची से स्कूल के गेट पर मत मिलाकर दूर न, स्कूल के दीगर बच्चे मेरी नवासी से मुख्तलिफ किस्म के सवालात करेंगे। बेहतर है कि तुम इसको घर आकर मिल लिया करो। हयात को तो बहाना चाहिए था। वो हर 15 रोज बाद आध घंटा इनके घर फरीहा के साथ गुजारने लगा। वो इसको अपने साथ बाहर ले जाना चाहता था लेकिन उम्मी ने इसकी इजाज़त ना दी। वालिद साहब तो नवासी के रिश्ते से मजबूर थे लेकिन मेरे भाइयों को इसका आना नागवार गुजरता था। मैं अपने खावंद के साथ इन दिनों लाहौर में रहती थी, इसलिए कुछ अरसे तक मुझे इस बात का इल्म ना हो सका। एक दिन जब फरीहा मेरे घर आई तो उसने बताया कि इसका वालिद इससे मुलाकात के लिए आता है। पहले तो मैंने सोचा कि मना करूं, फिर ख्याल आया कि हयात साहिब जायदाद है, दौलतमंद आदमी है। क्यों ना मैं बेटी को बाप से मिलने दूं, कम अज कम इस तरह मेरी बच्ची को अपने बाप से जायदाद का हिस्सा तो मिल सकेगा। मेरे दिल में यही लालच आ गया और मैं खामोशी रही। एक दिन जब अम्मी के घर गई हुई थी, हयात भी फरीहा से मिलने आ गया। वो अपनी बेटी के लिए कपड़े और कुछ तोहफे लाया था। मेरे वालिदैन खामोश थे कि ये बच्ची का बाप है, बच्ची पर उसका और उस पर बच्ची का हक है। अगर हमने उसको अपने घर पर उसकी बेटी से मिलने को रोका तो ये कहीं इसे ले ही ना जाए। अम्मी के घर मेरा हयात से इत्तेफाकना सामना हो गया तो मैं इसे देखकर हैरान रह गई। वो पहले से ज्यादा स्मार्ट और हुसैन हो गया था। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी आदास हो गई। माजी की यादों ने हम दोनों को घेर लिया। मुद्दत बाद एक दूसरे को देखकर वो चिंगारी फिर से सुलग उठी जो बरसों पहले दब गई थी। अब इसने मुझसे अपनी बेटी के जरिए राब्ता कर लिया। पहले फोन किया, फिर मिलने को इसरार करने लगा। मैं अपने पर सुकून हाल को भूल कर फिर से खोए हुए माजी की तलाश में सरगर्दा हो गई। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन इंसान तो है खता का पित्तल। गरज हमारी भूली हुई कहानी में फिर से जान पड़ गई। हम फिर से एक दूसरे के लिए बेताब रहने लगे। हालांकि मैं आसिम के 2 बच्चों की मां बन चुकी थी और वो भी अपनी खानदान में 2 बच्चों का बाप बन चुका था, लेकिन हम मोहब्बत की गुम हो चुकी राहों पर भटकने लगे। हमने फिर से सारे रिश्ते, सारे इखलाकी तकाजे और अलिफासविल भुला दिए। मैं अपना जन्नत जैसा घर, सीधा सादा मोहब्बत करने वाला शौहर भला कर फिर से हयात की दीवानगी में सीधी राह से गुम करदा राही हो गई। मेरे वालिदैन को इल्म न था कि हम दोबारा मिलने लगे। अब मैं अपनी मर्जी की मालिक बन चुकी थी। दिन रात अपने शौहर से लड़ती, बात बात पर उलझती, आसिम जो काम कहते उलट करती। वो हैरान थे कि मुझे क्या हो गया है। वो जितना मुझे मनाते मैं इतना उनसे उलझती, उनको सताती। आए दिन लड़ झगड़ कर माँ के घर चली जाती, यहाँ आकर हयात को सबसे चोरी छुपे फ़ोन करती और मिलने चली जाती। अब हम फिर से एक होने के मंसूबे बनाने लगे। आसिम के तो वहम गुमान में नहीं था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो सोच भी ना सकते थे कि मैं दोबारा अपने साबिक शौहर की मोहब्बत में मुब्तला हो जाऊंगी कि जिसने मुझे तलाक बना कसूर दे दी थी और अपना हंसता बसता घर उजाड़ दूंगी। इन दिनों मुझ पर जुनून सवार हो गया था। लगता था कि मैंने कभी अपने साबिक शौहर की मोहब्बत को भुलाया ही नहीं था। वो मोहब्बत जिसको ज़माने ने ज़बरदस्ती छीन लिया था, कुछ दिनों के लिए हालात की शिद्दत में अपकर सो गई थी मगर मरी नहीं थी। तभी तो मैं आज एक बार फिर सब कुछ बर्बाद करके दोबारा इस शख्स की हो जाना चाहती थी।
हर कीमत पर अपने खोए हुए माजी को जिंदा करके उसे हाल और फिर मुस्तकबिल में बदल देना चाहती थी। हयात का कहना था कि इस वक्त में बेबस और मजबूर था, कुछ नहीं कर सकता था, मगर आज हालात वैसे नहीं हैं। आज मैं खुद मुख्तार और बाइख्तियार हूँ, जायदाद से अपना हिस्सा ले चुका हूँ, तालीम मुकम्मल करके ऑफिसर हो गया हूँ। आज मैं जैसी चाहे जिंदगी गुजार सकता हूँ। अगर तुम तलाक लेकर दोबारा मेरी हो जाओ तो मैं दोबारा इस जन्नत को पालूंगा जो मैंने खुद से नहीं छोड़ी थी बल्कि मुझसे जबरदस्ती छीन ली थी। हयात के दिल में एक सुलगते हुए जख्म की तरह अब भी मैं मौजूद थी। वो झूठ नहीं कहता था। वो मुझको हासिल करना चाहता था, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए, जबकि हालात ने मुझे एक और शख्स के साथ बांध दिया था जिसका इस सारे थे में कोई कसूर नहीं था। इंसान कभी कभी इतना खुद गरज हो जाता है कि इसको सिर्फ अपनी खुशी का हुसूल याद रहता है। हयात भी खुद गरज बन गया था। वो ये भूल गया था कि उसने मुझे खुद तलाक दी थी, तभी मैं किसी और की बीवी बना दी गई थी और अब मैं किसी और की बीवी और उसके 2 बच्चों की माँ भी थी। लेकिन हयात इतनी बड़ी हकीकत को खातिर में ना लाकर मुझको उकसाता मैं उसके हाथों में खिलौना बनती जा रही थी। पहले पहल मेरे झगड़ों से भी आसिम को अंदाजा न हुआ कि उनकी दानियाँ झलने वाली है। वो सीधे सादे इंसान थे। मैं जिस कदर तंग करती, वो और ज्यादा मुझको खुश करने की सही करते। वो गहरी सूझबूझ के मालिक न थे। रोजगार के चक्कर में सुबह के गए शाम को लूटते। इनको कैसे इल्म होता कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। आखिरकार मुझे ही उनको बताना पड़ा कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि उनसे तलाक चाहती हूँ। सच बेशक कड़वा सही, मगर मैं अपने पहले शौहर को अभी तक नहीं भुला सकी और अब उसी के साथ दोबारा जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के वालिद से दोबारा शादी करके इसको उसके बाप का घर देना चाहती हूँ। मेरे बातें सुन कर आसिम पर बिजली गिर पड़ी। वो सत्ते में रह गए, जैसे सांस लेना भूल गए हूँ। रो पड़े। बहुत मिन्नत समाजत की, बोले, मैं जानता हूँ इंसान जबरदस्ती किसी के साथ जिंदगी गुजार कर खुश नहीं रह सकता, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल करो। अलिफादेर तुम्हारी एक बेटी है और यहाँ 2 बच्चे हैं, क्या तुम्हें उनका भी ख्याल नहीं? इनसे उनके माँ बाप मत छीनो। मेरे साथ गुजारे दिन याद करो, कुछ तो मेरी भलाइयाँ याद कर लो। लेकिन मुझ पत्थर दिल पर कोई असर ना हुआ। मैंने कहा, जबरदस्ती मुझे बांधे रख सकते हो तो रख लो, मगर मेरा दिल तुम्हारे साथ नहीं है। बेहतर है कि मुझको आज़ाद कर दो। उन्होंने इसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली और चंद दिन बाद इस शर्त पर तलाक दे दी कि मैं बच्चे साथ ना ले जाऊंगी। मैंने ये शर्त भी मंजूर कर ली। तब मुझे हयात के सिवा कोई नजर ना आता था। तलाक से मेरे वालिदैन बहुत दाखी हुए, लेकिन मैं खुश थी। इद्दत में ने अपनी फूफी के घर गुजारी और हयात से निकाह कर लिया। इस बार निकाह में मेरे वालिदैन शरीक न हुए, मगर मैं तो अपने मकसद को पाकर इस कदर खुश थी कि आसिम के बच्चों को भी भला दिया जैसे मैंने उनको जन्म ना दिया हो। मुझे याद थी तो बस फरीहा, जो अभी तक मेरी वालिदा के पास थी, लेकिन इस बात से इलाका ना था मैंने माँ बाप को कितना भी कर दिया है। हयात ने मुझे अलहदा घर लेकर इसको सजा संवार आरास्ता पैरास्ता करके दिया। मैं इसमें रहने लगी। फरीहा को अपने पास बुला लिया। हयात कुछ दिन बीवी के पास जाते, फिर मेरे पास आ जाते। कुछ अरसा ये सिलसिला चला। आखिर मेरी सौतन को पता चल गया कि हयात ने मुझे से दोबारा शादी कर ली है। जब मैंने हयातू के बेटे को जन्म दिया तो मेरी सौतन ने कहा कि तुम 2 हिस्सों में बट गए हो। बेहतर है कि महरीन को यहाँ ले लो, उस तरह कम अज कम हम अकेले होंगे और ना तुम्हारे बच्चे वहाँ अकेले होंगे। हयात भी यही चाहते थे। अलमज़ो मुझे सौतिन के पास ले गए और मैं भी इसी घर में रहने लगी। हयात से शादी के 2 साल बाद अचानक ही मेरे दिल में किसी खला ने जन्म लिया और अब मुझे रह रहकर एहसास होने लगा कि मैंने आसिम से तलाक और हयात से दोबारा शादी करके सख्त गलती की है। आसिम का घर सारे का सारा अमीर थे, इसका प्यार भी मुकम्मल मेरा ही था, वो बटा हुआ नहीं था। इसमें कोई और शरीक नहीं था, लेकिन यहाँ मामला दूसरा था। हयातू के घर की असल मालिका उसकी खानदानी बीवी थी। मैं इसमें मामूली हिस्सादार बनी हुई थी। हयात का प्यार भी बटा हुआ था। यहाँ आकर मुझे वाज़े तौर पर एहसास हो गया कि जो मकाम मेरी सौतन को हासिल था वो मुझे नहीं है।
इसके बच्चों की खानदान में जो हैसियत और अहमियत थी वो मेरे बच्चों की नहीं है। हयात और उसका पूरा खानदान उसकी खानदानी बीवी के बच्चों को ज़्यादा अहमियत देते थे। हयात खुद भी अपनी दूसरी बीवी के बच्चों को ज़्यादा अहमियत देते थे, जिसकी वजह से मेरे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो रहे थे। उम्मी जान बताती थी कि आसिम उजड़ कर रह गया है और बच्चे माँ के लिए तड़पते और याद करके रोते। जब मैं ऐसी बातें सुनती तो मीर अदल बैठ जाता और कभी कभी तो धड़कना ही भूल जाता। आखिर में औरत थी, एक माँ थी, कब तक खुद पर जबरी कर सकती थी। दो मासूम बच्चे मेरी याद में दिन रात तड़पते थे, मुझे बुलाते थे और मैं उनसे ना मिल सकती थी। एक दिन जब मीर अदल बहुत उदास हुआ तो अपने उन बच्चों से मिलने चली गई। वो मुझसे लेट गए, बहुत रोए, कहते थे इम हमें छोड़कर मत जाना, लेकिन मेरी मजबूरियां मेरा रास्ता रोकती थी। किस दिल से इनको खुद से जुदा करके पिएटी, ये मीर अदल जानता है। इसके बाद मीर अव्वल किसी चीज़ में नहीं लगता था। अब मुझे हयात की सूरत भी अच्छी नहीं लगती थी, सोचती कि यही मेरा मुजरिम है जिसने मुझे बर्बाद किया, घर बार छोड़ने पर उकसाया और अपने दिल की बर्बादियां आबाद करने के लिए सब्ज बाग दिखाकर मेरा घर लूट लिया। मेरे बच्चे मुझे से जादी कर दिए। किसी तरह मेरी सौतन को इल्म हो गया कि मैं अपने उन बच्चों से मिलने जाती हूँ। उसने हयात को इस बात से आगाह कर दिया। उन्होंने मुझ पर सख्त पाबंदी लगा दी। अब मैं घर से नहीं निकल सकती थी। उन्होंने मुझे कैद कर दिया। आज मेरे पास जिंदगी की हर आसाइश मौजूद है, लेकिन दिल का सुकून नहीं है। मैं अपने बच्चों से मिलने से माजूर थी, इनके लिए रोती, लेकिन अब रोने से क्या हासिल। मैंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी, किसी और को क्या इल्ज़ाम दूँ।